kilogram vehicle moving with a speed of 20 meter per second, moving with a speed of 1000 kilogram vehicle moving with a speed of 20 meter per second is brought to rest in a distance of 50 meters, is brought to rest in a distance of 50 meters, in a distance of 50 meters. अब इसमें फर्स्ट पार्ट है फाइंड द एक्सेलरेशन. फाइंड द एक्सेलरेशन. सेकंड है कैलकुलेट द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल. कैलकुलेट unbalanced force acting on the vehicle. Acting on the vehicle. तो देखिएगा क्या दे रखा है क्वेश्चन में. इसमें है इन्होंने बोला 1000 किलोग्राम व्हीकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. तो किसी भी व्हीकल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हमको स्पीड दे रखी होती है कि वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, उसको हम बोल देते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी, है ना. इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से. ठीक है. तो स्मॉल यू इज इक्वल टू कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड ये दे रखा है. अच्छा. इज ब्रॉट टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. तो इसको कितने मतलब ये इतनी स्पीड से चल रहा है. अब उसमें ब्रेक लगाए जाते हैं तो ब्रेक लगने पर उसको ना तब भी 50 मीटर टाइम लगता है, 50 मीटर डिस्टेंस लगता है कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके वो रुकेगा फाइनली. तो इसका मतलब एस कितना दे रखा है. एस इज 50 मीटर. अब वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर मेरे को मालूम है, उन्होंने कहा कि ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब क्या है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल 20 हो गई, फाइनल 0 हो गई, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 50 मीटर है कि 50 मीटर में फाइनली वो जाकर रुकता है. अब वो पूछ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में कि आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है. ठीक है. यू वी ए एस ये 4 वेरिएबल है. कौन सी इक्वेशन? फिर से थर्ड बी यू ए एस ये दे रखा है ना. तो थर्ड इक्वेशन तो हम ये कहेंगे बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. हाँ जी. v कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू एस कितना है 50. 0 का स्क्वायर इज 0, 20 का स्क्वायर इज 400 प्लस 52 से 100, तो 100a ये हो गया. 100a को इधर ले आइए तो ये कितना हो जाएगा माइनस 100a इज इक्वल टू 400. ठीक है. अब ये माइनस 100 इस a में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ यहाँ पर. तो a इज इक्वल टू 400 अपॉन माइनस 100. तो 2 0 से 2 0 कट गए. 4 डिवाइडेड बाई -1 इज -4. तो रिजल्ट क्या आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन हो गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. -4 का मतलब क्या है? ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है. ये बॉडी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ रिटार्डेशन के साथ रुक रही है. यहाँ तक क्लियर है सर? 100 माइनस ना को उड़ा के प्लस में नहीं आएगा. अगर 100 नेगेटिव में इसके साथ में ना मतलब ऐसा होता है कि a -100 लिखा हुआ होता तब तो उधर जाकर वो प्लस हो जाता है. लेकिन -100 a लिखा हुआ है यानी कि -100 मल्टीप्लाइड बाई a. तो जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी. तो -100 यहाँ इसमें ऐड नहीं हो रहा है,
वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो इधर से करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं यहाँ तक क्लियर है? एक्सेलरेशन तक क्लियर है सभी को? बताइए। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू -4 आ गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, उन्होंने बोला कैलकुलेट द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल। तो ये जो अनबैलेंस्ड शब्द है ना, इससे इस अनबैलेंस्ड शब्द से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, कभी भी कोई भी बॉडी जो मूव करती है, अगर कोई रुकी हुई बॉडी है और उसको हम पुश करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, तो वो मूव कब करेगी, जब उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, तो जो हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वो जो हम फोर्स निकालते हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्स ही होती है, बैलेंस फोर्स नहीं होती। तो क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में F इज इक्वल टू m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ जी, अब मास देखिए, मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 1000 kg, और जो किलोग्राम है वही मास की ऐसा यूनिट होती है 1000 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है -4, -4000 न्यूटन, -4000 न्यूटन। या तो इतना लिख लीजिए इसको, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ कहीं पर भी 3 0 आ रहा है, तो 3 0 का मतलब क्या, 1000 है ना, तो वहाँ पर k लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा -4 किलो न्यूटन। ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि यहाँ पर जो ये नेगेटिव साइन है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि नेगेटिव साइन shows that this force acts in a direction opposite to the direction of motion. नेगेटिव साइन ये बताता है कि ये जो फोर्स है ये मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट लग रही है। फॉर एग्जांपल, कोई भी अगर कार है वो अगर ऐसे आ रही है, कोई भी कार अगर ऐसे हमारी तरफ आ रही है, तो जो ब्रेक्स लगते हैं ना उस पर, वो ब्रेक्स क्या करते हैं कि टायर ऐसे घूमता हुआ आ रहा है। भाई अगर कार हमारी तरफ आ रही है तो टायर ऐसे घूमता हुआ आ रहा है हमारी तरफ, तो जो ब्रेक्स है ना वो ऐसे लगते हैं। मतलब ब्रेक्स क्या होते हैं कि ब्रेक का जो पैड होता है, वो पैड जैसे टायर तो इस तरह से घूमता है, तो ब्रेक का पैड अंदर इस तरीके से घूमकर उसको रोकता है। आपने आजकल सुना होगा कि कार्स के जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो उसमें लिखा रहता है ABS, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। वो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम यही होता है कि जैसे मान लीजिए कार का व्हीकल है, कार का व्हील है, ये कार का व्हील है, और कार का व्हील जो है वो कार का व्हील ना इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसे मूव करते तो वो आगे की तरफ जा रहा है। तो उस पर जो ब्रेकिंग पैड होते हैं, जो ब्रेक पैड्स होते हैं, जैसे साइकिल होती है नॉर्मल, तो साइकिल में आप ब्रेक दबाते हैं, तो उस पर रबर के पैड लगे रहते हैं, वो रबर के पैड जो टायर का रिम होता है उसको टच करता है, तो वो साइकिल रुक जाती है। तो वहाँ पर वो छोटे छोटे रबर के पैड ही काम कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइकिल की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 25 होगी बस, इससे ज़्यादा तो नहीं होती। तो अब आके देखिएगा कि उसमें वो छोटे से पैड है वही काम कर जाते हैं। लेकिन जब हम कार की बात कर रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर ऐसे चल रही है, तो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम ये कहता है कि आपको झटका नहीं लगेगा, आप वहीं रुक जाएंगे, स्टेबली रुक जाएंगे। तो वो झटका कब लगता है कि कार का व्हील ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, आप ठक से उसको वहीं रोक देते हैं, उसी जगह रोक देते हैं। ठीक है, तो उसी जगह रोकने का मतलब ये है कि कार तो रुक जाएगी, लेकिन आप आगे जाकर झटके से आपको झटका लगेगा बहुत तेज़ी से। लेकिन एंटी ब्रेकिंग सिस्टम ये कहता है कि कार के व्हील को आप ऐसे रोक रहे हैं, वो ऐसे जा रहा है, वो ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, आप उसको वहीं ऐसे रोक रहे हैं, तो आपको झटका लगेगा। लेकिन उसको अपोजिट फोर्स लगाएं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, तो जितना वो आगे जा रहा है उतना ही पीछे जाने वाला फोर्स अगर लग जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी फोर्स और ऐसी फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। कैंसिल करेगी तो कार स्टेबल ही रुक जाएगी वहीं पर, कार घिसटते हुए नहीं जाएगी आगे, कार से कभी भी ब्रेक लगाने पर झटका नहीं लगेगा। तो जो मॉडर्न कार्स आ रहे हैं उसमें सब में ये ABS आपने देखा होगा, बड़ा बड़ा लिखा रहता है उनके एडवर्टाइजमेंट में ABS, तो महंगा सिस्टम होता है। तो आजकल ये आ रहा है कार्स में। तो इसका मतलब क्या है कि मोशन इस डायरेक्शन में है और आपका जो ब्रेक है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इस वजह से ब्रेकिंग फोर्स जो है वो नेगेटिव इस वजह से आई है कि जिस डायरेक्शन में मोशन चल रहा है हम ब्रेक्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। मेरी बात सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता रहे हैं सबको समझ में आ गया नेगेटिव का मतलब?
यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी बताइए, आगे चलते हैं। अब सुनिएगा, क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई अ क्रिकेट प्लेयर, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। एक्सप्लेन explain why a cricket player moves his hands backwards while catching a fast cricket ball. While catching a fast cricket ball. ये मुकुल, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी बताइए, ये वाला इसका आंसर क्या है? सर जो क्रिकेटर है वो अपने क्लासेस लेके जाता है ताकि जो बॉल का टाइम टेकन है वो इंक्रीज हो, जिससे बॉल स्टॉप हो जाए और उसका मतलब जो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मैं बस ये जानना चाह रहा था आप लोगों को ये चीज़ याद है या नहीं, कि जब भी कभी कोई क्रिकेटर है, हमने क्रिकेटर का एग्जाम्पल हमने करा था कि अगर कोई भी क्रिकेटर है, किसी ने बैट्समैन ने शॉट खेला तो बॉल उड़ती हुई गई, तो वो जब उसको बॉल का कैच जब पकड़ता है तो हाथ को थोड़ा पीछे खींच लेता है। तो हाथ को पीछे खींचने का मतलब क्या है कि वो बॉल को अगर ऐसे ही रोक लेगा, वहीं पर रोक लेगा, तो इसका मतलब क्या है कि एकदम से एक इंस्टेंट पर बॉल एकदम से आके लगी तो चोट लगेगी। तो आपने बॉल को रोकने के लिए टाइम बहुत कम दिया है ना, टाइम बहुत कम दिया। तो जितना कम टाइम होगा, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मैं dp by dt लिख रहा हूँ, p by t लिख देता हूँ बस, है ना, p by t लिख देता हूँ। तो p का मतलब क्या है? मोमेंटम, है ना, और t का मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो p2 minus p1 लिख दो चाहे, p2 minus p1 हमने, हाँ मोमेंटम t टाइम है ना। तो फोर्स जो है वो टाइम के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम जितना ज़्यादा लगेगा फोर्स उतनी कम लगेगी। तो इसका मतलब क्या है कि क्रिकेटर जो है, क्रिकेटर ने भी फिजिक्स पढ़ रखी है। इसका मतलब बॉल का कैच पकड़ता है तो बॉल हाथ को पीछे खींच लेता है। हाथ पीछे खींचने का मतलब क्या है कि बॉल को रुकने के लिए जितना टाइम चाहिए उसने वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया ऐसे। तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया तो जो झटका लगा है, जो फोर्स लगी है हाथ पर, वो फोर्स क्या होगी? रिड्यूस होगी। एक चीज़ बढ़ी, दूसरी चीज़ कम हो गई। एक चीज़ ज़्यादा हुई, है ना, तो दूसरी चीज़ कम। एक चीज़ कम हुई तो दूसरी चीज़ ज़्यादा। तो जैसे बॉल को एकदम से ऐसे रोकेंगे तो आपने बहुत ज़रा सा टाइम लिया, तो ज़रा सा टाइम यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो बस इतना आप लिख देंगे, ये फोर्स जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बाई मूविंग हिज हैंड्स बैकवर्ड्स द क्रिकेटर इंक्रीजेज द टाइम इन विच द बॉल स्टॉप्स। मैंने नोट्स में आपको लिखवाया है, ठीक है ना, तो वो लिखवाया है, आप ये चीज़ पढ़ के आइए। चलिए जी, इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट नोट कीजिएगा। सेकंड पार्ट है अ 150 ग्राम बॉल ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकंड। ग्राम बॉल ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स द palm of a player's hand, strikes the palm of a player's hand, strikes the palm of a player's hand and is stopped in 0.05 second. And is stopped in 0.05 second. Full stop. Find the force exerted by the ball on the hand.
exerted by the ball find the force exerted by the ball on the hand कि बॉल जो है वो हाथ पर कितना फोर्स लगा रहा है ये आपको पता लगाना है। तो अब जरा देखिएगा 150 ग्राम बॉल, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो इसका मास है, मास को कभी भी हम ग्राम में नहीं लेते, मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। एम इज इक्वल टू कितना दे रखा है 150 ग्राम, तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया 150 अपॉन 1000, मतलब आपने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो एम मास कितना हो गया 15 अपॉन 100 किलोग्राम, ठीक है जी। मास तो हो गया 15 अपॉन 100 किलोग्राम, ये हो गया। उसके बाद ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, तो जो बॉल है वो कितने स्पीड पर ट्रैवल कर रही है, 30 मीटर पर सेकेंड पर बॉल ट्रैवल कर रही है। स्ट्राइक्स द पाम ऑफ अ प्लेयर्स हैंड एंड इज स्टॉप्ड इन 0.05 सेकेंड, यानी कि स्टॉप्ड का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। अच्छा, और कितने टाइम में फाइनली वो रुकती है आकर 0.05 सेकेंड में वो रुक जाती है। UVT ये है हमारे पास, तो मैं इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ, A निकालना चाहता हूँ, है ना। तो UVTA ये चार चीज़ें हैं हमारे पास। अब कौन सी इक्वेशन हम मोशन लगाएंगे बताइए, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू U प्लस AT, V है 0, U है 30 प्लस A इंटू T कितना है 0.05, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 30 प्लस 0.05 A। अब ये जो प्लस का 0.05 A है, अगर इसको मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 0.05 A इज इक्वल टू 30। अब ये जो माइनस का 0.05 है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर डिवाइड हो जाएगा जाकर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन 30 अपॉन माइनस का 0.05, हाँ जी, पॉइंट गया, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट है, तो ऊपर 2 0 आ जाएंगे, तो एक 0 और ये दूसरा 0, नीचे हमारे पास केवल -5 बचा है ना, 0.05 मतलब 5, ठीक, -9 है, तो अब 5 6 is 30 और आगे 2 0, तो 600, बट 600 डिवाइडेड बाई -1, तो वो -600 हो जाएगा, तो इट इज -600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए भाई, सभी को क्लियर है? विवान, यशवी, तनिष्क, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, उसके बाद वो क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड। तो बॉल ने हैंड पर क्या फोर्स लगाई, एक्सेलरेशन आ गया, मास अभी बताइए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिएगा हाँ जी, तो F इज इक्वल टू M इंटू A, M इंटू A। अब M कितना है इसमें 15 अपॉन 100 kg, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना निकाला -600, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 15 6 आप बोलो -75, 90 न्यूटन, 15 5 हो गया, ठीक है जी, -90 न्यूटन। एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा,
दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में भी। If a balloon filled with air and its mouth untied, A part, if a balloon is filled with air is filled with air and its mouth is untied, comma, released with its mouth in the downward direction, with its mouth in the downward direction, comma, it moves upwards. It moves upwards. Full stop. Why? हाँ जी, ये विवान, मेरी आवाज़ आ रही है? विवान, आवाज़ आ रही है मेरी? प्रत्युष, आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। प्रत्युष, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मेरे को ये वाला क्वेश्चन है, इसका बताइए आंसर क्या हो सकता है? बताओ, नहीं समझ में आया? सर प्लीज देखो, देखकर बताओ। ठीक है, बाकी समझ में आया किसी को? बताओ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी तो फिर रिएक्शन जब बैलून गिरेगा तो उसका ऊपर से भी फोर्स एक्ट करेगी। चलो ठीक है। जैसे गैस की प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की, तो जब उसका माउथ कंटाइज रहेगा तो जब गैस बाहर निकलेगी तो उसके डायरेक्शन अपोजिट में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन। कौन सा रोल लगेगा मतलब? छोड़ दो, ठीक है। चलिए जी, देखिए, ज़्यादातर बच्चे समझ गए हैं। अभी देखो इधर, यहाँ पर हमारे पास एक बलून है ऐसे, और ये हमने कहा कि ये बलून का माउथ है। ऐसे तो बांध देते हैं इसको, इसके अंदर गैस भर देते हैं, इसको बांध देते हैं। अब क्या है कि गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि गैस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, ठीक है। अब बलून के अंदर गैस भर रखी है हमने, तो सारा का सारा वो जो गैस है वो अंदर भरा हुआ है, ठीक है। बाहर तो नॉर्मल एयर है, लेकिन जो पर्टिकुलर गैस इसके अंदर भरी है वो सारी अंदर हाईली कंसंट्रेटेड है, सारी एक जगह इकट्ठी है। अब हमने क्या करा, इफ अ बलून इज फिल्ड विद एयर एंड इट्स माउथ इज अनटाइड, तो उसका माउथ है दैट इज अनटाइड, मतलब बांध नहीं रखा है उसको, रिलीज विद इट्स माउथ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको छोड़ दिया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो उसका जो माउथ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो होगा क्या कि जितनी भी गैस है वो सारी की सारी उसको निकलने की यहीं से जगह मिल रही है, तो वो सारी नीचे की तरफ निकलेगी ऐसे, तो गैस सारी नीचे की तरफ निकलेगी, तो नीचे की तरफ वो निकलेगी, ठीक है। तो नीचे जो ग्राउंड है, ग्राउंड पर वो सारी की सारी गैस टकराएगी, और ग्राउंड पर टकराने के बाद उसको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब गैस नीचे की तरफ जाएगी तो वो जो गैस जहाँ पर भी नीचे जाकर स्ट्राइक करेगी वहाँ से रिएक्शन उसको मिलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, रिएक्शन ऊपर की तरफ। तो बलून विल गो अपवर्ड्स,
दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब आपके मन में एकदम से ये बात आ सकती है कि बलून तो यहाँ पर है, बलून तो यहाँ पर है और जो ग्राउंड है वो काफ़ी नीचे है, तो बलून में से जो गैस निकली है उसको यहाँ तक ग्राउंड तक जाने में, मान लीजिए ये ग्राउंड है, कि उसको ग्राउंड तक जाने में तो बड़ा टाइम लग रहा है, या चलिए 1 सेकंड या 2 सेकंड तो लगेंगे, तो 1 या 2 सेकंड बाद ये बलून उड़ना शुरू होगा। ये तो एकदम से उड़ना शुरू हो जाता है। हमने तो देखा कि बलून को किसी को पकड़ा और ऐसे छोड़ा तो वो एकदम से गैस निकलती है, एकदम से जाता है ऊपर बड़ी स्पीड के साथ। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि यहाँ से लेकर और यहाँ तक एटमॉस्फेयर खाली नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या है कि गैस के पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स भरे हुए हैं पूरा। यहाँ तक गैस के या अलग अलग पार्टिकल्स गैस के वो यहाँ पर भरे हुए हैं। तो जो इसमें से गैस निकली वो तुरंत इन पार्टिकल्स को पुश करती है, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये तुरंत ग्राउंड को पुश करते हैं क्योंकि सारे एक के पीछे एक कनेक्टेड है। तो जैसे यहाँ से गैस निकलेगी तुरंत उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पर महसूस होगा। ठीक है, और ग्राउंड जो है वो तुरंत रिएक्शन देता है। तो ग्राउंड जो है वो एकदम से रिएक्शन देता है, तो इस वजह से एकदम से जो बलून है ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि गैस फ्लोज फ्रॉम द बलून इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड, लिख लीजिए यहाँ पर इसका आंसर लिखो, gas from the balloon goes in the downward direction, ब्रैकेट में लिखिएगा एक्शन, गैस फ्रॉम द बलून goes in the downward direction, ब्रैकेट में लिखिएगा एक्शन, so balloon goes in the upward direction, ब्रैकेट में लिखिएगा रिएक्शन और फुल स्टॉप। फिर उसके बाद नोट कीजिएगा दिस इज गवर्न्ड बाय, this is governed by Newton's third law of motion. This is governed by Newton's third law of motion. ठीक है जी, क्लियर है? हाँ ठीक, चलिए जी। इसके बाद जो है, इसके बाद इसी क्वेश्चन का बी पार्ट करेंगे। इधर करवाओ। हाँ जी, बी पार्ट में देखिएगा क्या दे रखा है। इसमें है एन अनलोडेड ट्रक वेइंग 2000 किलोग्राम, एन अनलोडेड ट्रक। अनलोडेड ट्रक का मतलब क्या है कि ट्रक ना खाली है, उसके अंदर सामान कुछ भी नहीं है। एन अनलोडेड ट्रक वेइंग weighing 2000 kilogram has a maximum acceleration weighing 2000 kilogram has a maximum acceleration of 0.5 meter per second square. Of 0.5 meter per second square. Full stop. What is the maximum acceleration? What is the maximum acceleration
what is the maximum acceleration when it is carrying a load of what is the maximum acceleration when it is carrying a load of 2000 kilogram. When it is carrying a load of 2000 kilogram. So an unloaded truck weighing 2000 kilogram has a maximum acceleration of 0.5 meter per second square. तो कोई unloaded truck है, unloaded truck weighing 2000 kilogram, तो जब उसका वजन 2000 किलोग्राम है, has a maximum acceleration of 0.5 meter per second square. Maximum acceleration उसका इतना ही है बस 0.5 meter per second square. तो acceleration कितना में रखा है? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक. अच्छा, और जो उसका मास है, मास कितना में रखा है? 2000 किलोग्राम. 2000 किलोग्राम. तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? हम यहाँ से इसकी फोर्स निकाल सकते हैं. ठीक है. तो मन में ये मत रखना कि भाई ट्रक है तो ट्रक तो बहुत बड़ा होता है ट्रक तो उसका क्या एक्सेलरेशन इतना सही होगा. हम ये कहेंगे हाँ, ट्रक का एक्सेलरेशन इतना ही होगा, कम ही होगा, क्योंकि बड़ा हैवी है, वो बहुत बड़ा ट्रक है, बहुत हैवी है. तो ट्रक में ऐसा नहीं होता कि मतलब आपने एकदम से पेडल प्रेस करो और वो एकदम से गोली की रफ्तार के साथ आगे निकल कर जाएगा. नहीं, उसका एक्सेलरेशन कम ही होगा. ट्रक धीरे धीरे ही चलता है. ऐसा नहीं होता कि एकदम तूफान की तरह निकल कर जाए. हम जैसे बोलते हैं कि इस कार का इतनी जल्दी वो एक सेकंड में इतनी जल्दी आगे स्पीड पकड़ लेती है, या कोई बाइक है वो 1 सेकंड में इतनी स्पीड पकड़ लेती है, तो ट्रक नहीं पकड़ता इतनी जल्दी स्पीड. तो एक्सेलरेशन इतना है. यहाँ से फोर्स कैसे मिलेगा? मास इक्वल एक्सेलरेशन. तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो पॉइंट गया, नीचे आ गया 10. ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया. 5 2 10, 5 2 10, और उसके आगे 2 0. 1000 न्यूटन. तो ये जो फोर्स है ये किसने लगाया है? ट्रक ने लगाया. तो ट्रक जो है, ट्रक की जो फोर्स है वो तो फिक्स्ड रहेगी ना, ट्रक की फोर्स, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगी कि ट्रक जो है, ट्रक का इंजन कितना मतलब स्ट्रॉन्ग है या कितनी पावर डिलीवर करता है. तो इसका मतलब ट्रक जो है वो इतनी ही फोर्स देने वाला है, 1000 न्यूटन ही फोर्स वो देने वाला है. अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन व्हेन इट इज कैरिंग अ लोड ऑफ 2000 किलोग्राम. तो व्हेन द ट्रक is carrying, when the truck is carrying a load of 2000 kilogram, then total mass of the truck then total mass of the truck becomes 2000 plus 2000. जो अनलोडेड ट्रक था, यानी कि जो खाली ट्रक था, उसका वजन भी 2000 किलोग्राम था. अब उस पर 2000 किलोग्राम का सामान और भर दिया गया उसके अंदर, और टोटल वजन कितना हो गया? 4000 किलोग्राम. ट्रक का इंजन तो वही है, इंजन की कैपेसिटी उतनी ही है, वो इतना ही डिलीवर कर सकता है फोर्स. तो फोर्स कितना है? 1000 न्यूटन. फोर्स 1000 न्यूटन का है. तो अब वो कितना एक्सेलरेशन दे सकता है? नाउ F is equal to, मैं लिख रहा हूँ इसको M into A, कैपिटल M into कैपिटल A. पहले स्मॉल M into स्मॉल A लिखा था, कैपिटल M into कैपिटल A लिख दिया. कैपिटल M मतलब ज़्यादा मास है. ठीक है. नए केस के एक्सेलरेशन को कैपिटल A बोल दिया. तो कैपिटल A इसके साथ में M मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ M जो है डिवाइड में चला जाएगा. तो कैपिटल F अपॉन कैपिटल M. 1000
1/4000, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए, 1/4 कितना होता है बोलो? 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया और कम हो गया, 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए जी एक और क्वेश्चन लिखिएगा। A man wearing a bulletproof vest हाँ जब भी कोलाइड करेंगे, जब भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो टक्कर लगेगी। मतलब बस ऑब्जेक्ट से कोई और चीज? हाँ ऑब्जेक्ट के साथ कोई और चीज़ भी टकराएगी तो नहीं, मतलब जैसे कोई इंसान है और एक ऑब्जेक्ट है, फिर अगर कोलाइजन हुआ तो उससे उनका तो मोमेंटम अलग आएगा। नहीं ऐसा होता है कि अगर इंसान भागा हुआ आ रहा है और उधर से कोई चीज़ आ रही है, मान लो बॉल आ रही है ना, कोई खिलाड़ी है वो खेल रहा है तो बॉल आकर उसको टकरा जाती है तो इंसान को भी चोट लगेगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जब वो दौड़ता हुआ आ रहा था तो उसकी वेलोसिटी थी इंसान की और उसका मास था, मास इनटू वेलोसिटी उसका इनिशियल मोमेंटम हो गया। फिर जो बॉल है, बॉल का भी कुछ मास था और उसकी वेलोसिटी थी, तो उसका मास इनटू वेलोसिटी उसका इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब वो टकराए तो टकराने के बाद में क्या हुआ, टकराने के बाद में मैन की स्पीड भी कम हो गई, ठीक है, और जो बॉल है बॉल तो टक्कर लगकर रुक कर गिरी गई, है ना। तो दोनों की वेलोसिटी में चेंज हुआ, मास में कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब जब मास इनटू वेलोसिटी करेंगे बॉल का भी और इंसान का भी, तो क्या होगा कि उनका जो मोमेंटम है वो काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि उनकी वेलोसिटी बहुत कम है। फिर तो अलग आएगा ना, जो इंसान है उसका तो मास अलग होगा, बॉल का बहुत कम होगा। हाँ तो अलग है, हाँ तो मोमेंटम अलग आ गया, फिर हाँ तो मोमेंटम अलग आ गया तो क्या हो गया, जो मोमेंटम टोटल मोमेंटम है, सेम आता है। नहीं समझे नहीं आप, जो टोटल मोमेंटम है ना वो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। हम ये नहीं कहेंगे कि जैसे मतलब टकराने से पहले जो मोमेंटम था वो अलग था इंसान का, वो टकराने के बाद मोमेंटम कम हो गया। तो हम ये कहेंगे कि वो जो चेंज हुआ ना मोमेंटम का, तो वो तो मोमेंटम में तो चेंज हमेशा होगा ही होगा, लेकिन बॉल का मोमेंटम और इंसान का जो टकराने से पहले वाला मोमेंटम था उन्हें टोटल कर लो, टकराने के बाद वाला मोमेंटम था उन्हें टोटल कर लो, वो दोनों कंजर्व आए, वो दोनों उनमें चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे तो चेंज होता ही, वैसे तो चेंज होती है। अब देखिएगा क्वेश्चन उसी तरीके का है कुछ, मैन वियरिंग अ बुलेट प्रूफ वेस्ट VEST वेस्ट, वेस्ट मतलब जैकेट होता है। मैन वियरिंग अ बुलेट प्रूफ वेस्ट स्टंट्स स्टिल ऑन रोलर स्केट्स stands still on roller skates. Full stop. The total mass is 80 kilogram. The total mass is 80 kilogram. Full stop. A bullet of mass 20 grams is fired. A bullet of mass 80 grams is fired at 400 meters per second. Meter per second, full stop. It is stopped by the waist and falls to the ground. Falls to the ground. Full stop. What is then the velocity of the man?
अब क्या है कि बुलेट फायर करी जाती है। सर स्केटिंग करते हुए गोली लगती है उसको। हाँ स्केटिंग करते हुए गोली लगती है। स्केटिंग में, स्केटिंग करते हुए गोली लगती है उसको। हाँ हाँ वही तो बता रहा हूँ। स्केटिंग कर नहीं रहा है वो, खड़ा हुआ है चुपचाप, लेकिन उसने स्केट्स पहन रखे हैं। तो ये बुलेट आई, तो जो बुलेट है, बुलेट का मास देखिए, अ मैन वियरिंग अ बुलेट प्रूफ वेस्ट स्टैंड्स स्टिल ऑन रोलर स्केट्स। ठीक है, तो इधर एक आदमी खड़ा हुआ है, तो इसने स्केटिंग वाले जो शूज हैं वो पहन रखे हैं। ठीक है, उसने रोलर स्केट्स पहन रखे हैं। अब है क्या, अब क्या है कि यहाँ से ये जो बुलेट है, ये बुलेट आ रही है और ये बुलेट इसको टकराएगी। और इसने क्या कर रखा है, इसने वेस्ट पे, मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा है। तो गोली आई, अब जो गोली है वो हमारा पहला ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसके मास को बोल देंगे m1। ठीक है, और ये जो मैंने है इसका जो है, इसके मास को हम m2 बोल देंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है भाई, बता दीजिए। ठीक है, तो जो बुलेट है, बुलेट का मास कितना दे रखा है इन्होंने, 80 ग्राम्स। तो बुलेट हमारे लिए फर्स्ट बॉडी है और मैन जो है वो हमारे लिए सेकंड बॉडी है। तो बुलेट जो फर्स्ट बॉडी है उसके मास को क्या बोलेंगे, m1। तो m1 इज इक्वल टू 80 ग्राम्स, यानी कि 80/100 kg। ये कैंसल आउट हो गया, ये हो गया 8/10 kg। अच्छा, अब बुलेट जो है वो सर 80/1000 80/1000 बिल्कुल सही। और सर मास तो वैसे भी क्या 1000। चलिए, तो ये हो गया 8/100 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा उसके बाद उन्होंने क्या बोला, अ बुलेट ऑफ मास 80 ग्राम इज फायर्ड एट 400 मीटर पर सेकंड। तो जो इसका जो वेलोसिटी है वो 400 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा अब इसकी फाइनल वेलोसिटी v1, उन्होंने बोला इट इज स्टॉप्ड बाय द वेस्ट एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। तो वो फाइनल वेलोसिटी, गोली लगी उसको आकर और वो एकदम से टकराकर टूटकर गिर गई। ठीक है, क्योंकि बुलेट प्रूफ था वो जैकेट, तो टूटकर गिर गई। तो उसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वो कितनी होगी, बुलेट की 0 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ जो डिटेल लिखी है हमने बुलेट की लिखी है। उसके बाद मैन, तो मैन का जो मास है वो उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट और उसके रोलर स्केट्स वगैरह वो सब मिलाकर का टोटल मास है 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम। तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये किलोग्राम में दे रखा है। अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि अ मैन वियरिंग अ बुलेट प्रूफ वेस्ट स्टैंड्स स्टिल ऑन रोलर स्केट्स। तो चुपचाप खड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, u2 0 मीटर पर सेकंड। तो जब बुलेट टकराएगी तो टकराने के बाद उसने रोलर स्केट्स का मतलब ही ये है कि रोलर स्केट्स का मतलब ये है कि वो रोल्स है, वो रोल करते हुए वो आगे चलने लगेंगे, यानी कि वो मैन जो है वो थोड़ा सा दूर तक जाएगा, है ना। वो यही पूछा है, व्हाट इज देन द वेलोसिटी ऑफ द मैन, मैन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, समझ गए। तो अब क्वेश्चन में सारी डिटेल्स, क्योंकि दो चीज़ें टकरा रही हैं, गोली और इंसान, वो दोनों टकरा रहे हैं। तो जहाँ पर भी टकराना होगा, कोलिजन होगा, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, तो वही वाला लॉ लगाएंगे। ठीक है, अब लिख लीजिए, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, as per the law of conservation of momentum, after collision momentum after collision is equal to momentum before collision.
मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2, बिफोर कोलिजन m1u1 प्लस m2u2। तो m1v1 क्या है, 8/100 इंटू 0, 8/100 इंटू 0 प्लस m2v2 कितना है, 80 इंटू v2, 80 इंटू v2 इज इक्वल टू m1u1 कितना है, 8/100 इंटू 400, 8/100 इंटू 400 और m2u2 कितना है, 80 इंटू 0। इधर देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, ये 8/100 इंटू 0 ये 0 हो गया, तो इधर बचा हमारे पास 80v2 इज इक्वल टू ये पूरा 0 हो गया और ये 8 4 सा 32 ये बचा। तो अब ये जो 80 है ये मल्टीप्लाई हुआ इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो v2 इज इक्वल टू 32 अपॉन 88 टाइम्स 80, 8 4 सा 32, 4/10 यानी कि 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी के साथ वो इंसान आगे जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो फिर आज इतने कर लीजिए और कल शाम का टाइम वही अपना 7 बजे करेगा। ठीक है, और मैं कल सुबह तक आपको मैसेज कर दूँगा कि आपका टेस्ट ट्यूसडे को है या वेडनेसडे को। आप प्रिपेयर रखिएगा ये वाला चैप्टर। ठीक है, चलिए।